जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विथ श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको कि देना है 2026 में बोर्ड एग्जाम। और ये वीडियो हमारा सबसे पहले साइंस के चैप्टर पे आधारित है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो कैसे पक्के हो जाएंगे वो 20 अंक, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में कहूँ तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्योंकि इंग्लिश भी जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको क्लास 10th में आपके स्कूल में आप लोग को हिंदी में पढ़ाया जाता होगा, लेकिन ये हिंदी बहुत ज़्यादा समय तक आपके साथ नहीं चलने वाली, क्योंकि जैसे ही आप कक्षा 11 में जाओगे वैसे ही आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बताई जाने लगेगी। और जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तो और ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ाया जाने लगेगा। और जैसे ही आप क्लास 12th पास होंगे, जब आप क्लास 12th में रहेंगे, उसी के दौरान बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो कि केवल इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। वो केवल थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग को हिंदी में बताएंगे और तब आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर आपने ये सोच करके रखा है कि 12th के बाद आपको बीएससी करना है, तब तो भाई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसमें तो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बताई जाती हैं। दीदी आपको कैसे पता? क्योंकि आपकी दीदी भी तो बीएससी ही करती है ना, इसीलिए उसे तो सब पता है। तो इसके बाद अगला वाला हम क्या देखेंगे, हम अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आप लोग को स्टार्ट कर दूं बताना। चलो, हमारे चारों ओर सदैव अनेक परिवर्तन घटित होते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि हमारे चारों ओर हमेशा बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। और इसमें से कुछ परिवर्तन केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं। कैसे परिवर्तन? जैसे देखो, अगर आप किसी कमरे में बैठ कर के ये वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने अगल बगल कहीं पर भी एक लाइट जल रही होगी। वो बल्ब हो सकता है, वो ट्यूबलाइट हो सकती है, वो लाइट हो सकती हैं। तो वो जल रहा है। अब मान लो लाइट कट गई या फिर आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो वो बंद हो गया। तो एक तो वो जल रहा था, फिर आपने बंद कर दिया तो परिवर्तन होकर के बंद हो गया। और अगर वो परिवर्तन केवल भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुणों पर आधारित रहेगा, भौतिक का मतलब है हम दोबारा उसे कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने लाइट को बंद कर दिया तो आप उसे स्विच को ऑन करोगे और वो दोबारा से जलने लग जाएगा, तो वो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के रूप में बर्फ का गलना। जब बर्फ गल जाएगा तो हम दोबारा से उसे जमा सकते हैं। जल का जमना, जल जम जाएगा तो दोबारा से गला सकते हैं। जल का वाष्पीकरण आदि, जैसे कि मम्मी लोग कुकर में खाना बनाती हैं, तो देखो जब वो खाना बनाती हैं तो कुकर का जो ढक्कन होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसमें पानी की तरह कुछ बूंदें टपकने लगती हैं ना, जो कुकर में नीचे खाना बन रहा होता है और कुकर में वो ढक्कन बंद होता है तो ढक्कन पे पानी की बूंदें ढेर सारी आकर के गिरने लग जाती हैं। अगर आपने उसे खोला होगा तो देखा भी होगा। तो
तो वो क्या होता है, जल का वाष्पीकरण, यानी कि सबसे पहले तो जल ऊपर उड़ रहा था, वाष्प बन गया, फिर वो वापस भी आकर के वापस भी जल बन जाएगा, वापस वो चू चू करके वैसा ही तो पानी बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिन्हें कि हम दोबारा बना सकते हैं। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देते हैं। अब सारे परिवर्तन तो ऐसे नहीं हो सकते जो कि केवल भौतिक हो और जिनको हम बना ही सकें, तो ऐसे भी परिवर्तन होंगे जो कि पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी परिवर्तित कर देंगे, यानी कि हम उसे दोबारा नहीं बना पाएंगे। और ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस या फिर अभिक्रियाएं, रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे देखो, मान लो आप दही तो खाते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी खाते होंगे क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। तो जो आप दही खाते हो वो दूध से बनता है। एक बार आप मुझे ये बताओ, एक बार अगर दूध से दही बन गया, दूध फट करके दही बन गया, तो क्या आप दोबारा उस दही को दूध में बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। जो आपका दही बन गया वो बना ही रह जाएगा। अब वो खराब हो जाए, आप फेंक दो, खाओ या फिर ना खाओ, लेकिन आप उसे दोबारा दूध में नहीं बदल सकते। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मान लो दूध है, दूध का फटना, दूध आपका फट गया, तो क्या आप दोबारा दूध को बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। लाइट को बंद करोगे तो जला दोगे, बर्फ गल जाएगा तो वापस से जमा दोगे, तो वो भौतिक हो गया। लेकिन एक बार दूध फट जाएगा तो आप कैसे उसे वापस दूध बनाओगे? आप उसे नहीं बना पाओगे। सो दैट्स व्हाई इट विल बी आर केमिकल चेंजेस। अगला एग्जाम्पल होगा जंग का लगना। जंग भी तो लग जाता है। किण्वन, वही दही वाली अवस्था। दहन यानी कि कोई चीज जल जाना। अब आपने कोई कागज लेकर के जला दिया, वो जल के राख हो गया, तो क्या आप दोबारा उसे कागज बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। संश्लेषण, परमाणु विस्फोट आदि सभी रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जितने भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पूर्ण या फिर संपन्न होते हैं और इन्हें रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे जो कि रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं। पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, फिर आपको एग्जाम में नंबर भी तो लाने हैं ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? 100 की सीधी एक बात है, वो अभिक्रिया जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा पदार्थों को मिला देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे और वो जो मिल जाएंगे ना, तो मिलने के बाद वो दोबारा से व्यवस्थित होकर के कोई नया पदार्थ बना लेंगे। और जो नया पदार्थ बनेगा वो जो पहले से उपस्थित पदार्थ रहेगा, यानी कि जिनसे मिल करके बना है, वो हमेशा उससे भौतिक और रासायनिक रूप से अलग होना चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि देखिए, हमारे पास होगा चीनी, पानी और नींबू, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमने क्या किया कि उन तीनों को एक ही में मिला दिया, और जब मिला दिया तो क्या बन गया? जब तीनों को मिला दिया तो हमारे सामने शरबत बन गया। अब जो शरबत है वो नींबू तो है नहीं, वो चीनी तो है नहीं, वो पानी तो है नहीं, यानी कि जो शरबत है वो उन तीनों चीज़ों से अलग है और वो उसका कुछ अलग चीज़ है। हम पीते हैं तो हमें कुछ अलग सा तो लगता नहीं है कि पूरा चीनी है, उसमें वो तीनों चीज़ें मिल करके एक नया चीज़ बना देती हैं, तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया।
उदाहरण के रूप में देखें तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। आपके साइंस के पहले चैप्टर का सबसे पहला रिएक्शन जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लेंगे 2Mg + O2 यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये मिल करके बना देंगे हमारे सामने MgO। देखो मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पे हमने पहले ही 2 लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा इसे हम अभिकारक कहेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? एक रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन और छेप का निर्माण। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक, रिएक्टेंट तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। देखो रासायनिक समीकरण क्या होगा? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वह ऐसे ही तो हो नहीं जाएगी, उसमें क्रियाकारक, अब क्रियाकारक देखो हम अभिकारक को ही कहते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया था तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमारे क्रियाकारक थे और मिलकर के उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना दिए थे। तो बिना क्रियाकारक की कोई अभिक्रिया होगी कैसे? इसका मतलब क्रियाकारक रहेंगे, उनके प्रतीकों, सूत्रों के माध्यम से हम संक्षिप्त परिवर्तन, मतलब उनके माध्यम से जो हम छोटा सा अभिक्रिया करके दिखाते हैं ना, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे MgO था, मिला के हमने एरो लगा के MgO2 लिख दिया, मतलब 2MgO लिख दिया, तो वो बन गया हमारा रासायनिक समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बना दिया था। और इनके मिलने के बाद जो बनता है ना हमारे लास्ट में, उसे हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण को। दीदी इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो जैसे मेथेन का सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। मेथेन जिसका कि CH4 सूत्र है तथा वायु CH4 का वायु के आधिक्य में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल यानी कि H2O बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे कि ये हमारा मेथेन है CH4 और इसका ऑक्सीजन में हम लोगों ने दहन करवा दिया, 2O2 में हम लोगों ने दहन करवा दिया। डेल्टा मतलब यहाँ पे दहन गर्मी से हो जाएगा। और मिला क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला, जो कि गैसियस स्टेज में था, और CO2 तो हमेशा से ही गैसियस स्टेज में होता है। और 2H2O मिल गया यानी कि जल मिल गया। और इस अभिक्रिया में मेथेन एवं ऑक्सीजन अभिकारक हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पाद हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को आखिर हम लिखते कैसे हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी जरूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आपको जानकारी ही ना हो तो आप लिख ही नहीं पाओगी। और कौन सी जानकारी? ये हमारा पहले पॉइंट में है,
आपको अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक और उत्पादों के अणुसूत्र या फिर प्रतीक याद होने चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम था, अगर आपको पता ही ना हो कि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है और मैग्नीशियम जो होता है हमारा वो 12वें नंबर पर पाया जाता है, तो हम कैसे लिख पाते उस अभिक्रिया को? हमें मैग्नीशियम पता था, ऑक्सीजन पता था, आखिर तभी तो हम वो अभिक्रिया लिख पाए थे ना। तो जितने भी अभिकारक रहेंगे और उत्पाद रहेंगे उन सभी के अणुसूत्र या फिर प्रतीक हमें पता होने चाहिए। अगर नहीं याद होंगे तो आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। वैसे जल्दी से तो नहीं याद होने वाला है, लेकिन प्रयास करने में क्या ही जाता है। कम से कम 30 तत्वों के नाम अणुसूत्र के साथ आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरी बात की जाए तो रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आदि को क्रमशः H2, O2, N2, Br2, I2 और Cl2 के रूप में लिखा जाता है। और ऐसा क्यों लिखा जाता है? जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि दीदी हम ओ क्यों नहीं लिखे, O2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि देखो रीजन है यहाँ पे, जब कोई ऑक्सीजन बोलेगा ना तो आप O नहीं लिखोगे, आपको O2 लिखना पड़ेगा। रीजन देखो ये है क्योंकि ये सभी द्विपरमाणु गैसें हैं और ये सारी चीज़ें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, वरना पता कैसे चलेंगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। इसके बाद तीसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए? तीसरी बात ये है जो कि हमें पता होनी चाहिए, विच विल बी एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों या फिर संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के रूप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर आदि को क्रमशः सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस कॉपर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, यानी कि ये केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, ये बहुत सारे प्रकार की होती हैं। यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता भी दर्शा सकती है। वैसे तो सारी अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, परंतु हो सकता है कि 2-3 अभिक्रियाओं के थोड़े बहुत गुण मैच भी कर जाएं, जिसकी वजह से हम ये ना समझ ले कि वो अभिक्रियाएं तो सेम ही हैं, तो इसमें कुछ अलग सा होता है। इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं को एक वर्ग विशेष में रखा जाता है। अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण आपके परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है और इसके लिए आप लोग को अच्छे से 5-6 नंबर तो मिल ही जाएंगे और जो पहले का पढ़े हो उससे भी 4-5 अंक पक्के हो जाएंगे। सबसे पहला वाला अभिक्रिया हमारे सामने है, दैट विल बी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या फिर यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया तो नाम से ही स्पष्ट है, जैसे संयोग करना मतलब जुड़ना मिलना होता है, तो संयोजन का मतलब भी मिलना ही याद रख लेना। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों के आप एक ही में मिला दोगे तो एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद बन जाएगा और उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सो सिंपल, कितना ज़्यादा आसान है। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक में मिला दो, एक उत्पाद बन जाए, ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है।
बहुत सारी अभिक्रियाओं में तो बाई प्रोडक्ट भी बन जाते हैं, लेकिन जो संयोजन अभिक्रिया होगी इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सबसे पहला वाला देखो, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दोनों ही गैसीय यौगिक हैं। संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सफ़ेद धुआं बनता है। जैसे कि देखो हमने पढ़ लिया, तो अब हम इसे देख भी लेंगे। ये हो गया NH3 अमोनिया और इसमें हम HCl को ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक को, तो हमारे सामने मिल जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। कितना ज़्यादा सिंपल है। दूसरी बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे कि हम CO से दर्शाते हैं, ये सारे जितने भी आप लोग को यौगिक मिलते जाएंगे ना, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। नोट डाउन करते हुए चलोगे, आप ही लोग को काम दे देगा कि इसका ये सूत्र होता है। अभी को मान लो कोई पूछ दिया कि चलो बेटा बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, बस आप लगोगे ये वो सोचने हमें तो पता ही नहीं है। तो जानते रहो ना, हम CO से इसको लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड या फिर फॉस्जीन COCl2 नामक विषैली गैस बना देता है। CO गैसियस स्टेज में रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन देगा हमें COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। तीसरी बात की जाए तो कोयले का दहन, C जो कि S फॉर मतलब है C for carbon, as for solid stage में, and plus O2 it will be in gaseous stage which we will say oxygen, and it will make CO2 which will be carbon dioxide। इसके बाद हम देखेंगे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहला वाला संयोजन अभिक्रिया हो गया, तो वो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे मन में एक क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ तो कि हम तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हमें भी तो पता चल जाएगा ना कि हमारे प्यारे दोस्तों को कितनी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या फिर लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है, जिसको संयोजन समझ में आ गया होगा उसको वियोजन भी समझ में आ जाएगा। देखो नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन का मतलब है वियोजन दूर होना, टूटना, अपघटन कई सारे पार्ट्स में टूटना। संयोजन में जुड़ रहा था, वियोजन में अलग हो जाएगा। संयोजन में दो पदार्थ मिलके तीसरा बना रहे थे, अपघटन में जो तीसरा रहेगा वो 1 से 2 में टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की, ये भी पूछा जाता है। देखो सबसे पहला वाला है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ऊष्मीय अपघटन में क्या होगा, ये सारे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार को देख रहे हैं। हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में पहला देखें, नहीं पहले आप लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को समझ लो। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होगी, सबसे पहले तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम लिख देंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा से मतलब है, तो सीधी सी बात है ऊष्मा से मतलब है तो ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से ज़्यादा भागों में टूट जाएगा, इसे हम बोल देंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। नाम को पकड़ो ना, नाम को पकड़ोगे तो आगे अच्छे से बता ले जाओगे।
पहला, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सूत्र आप लोग याद रखेंगे। कैल्शियम का देखो Ca हो गया, कार्बोनेट का CO3 हो गया। Ca पर 2 प्लस चार्ज, CO3 पर 2 माइनस चार्ज, दोनों मिल जाएंगे, बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यानी कि ऊष्मीय अपघटन हमने कर दिया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया। और ये जो अभिक्रिया है इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे कि सीमेंट उद्योग आदि में भी किया जाता है। अरे CaCO3 चूने का यूज़ नहीं होता क्या? सब जगह तो होता है, इसीलिए तो सीमेंट उद्योग बहुत जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात की जाए तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया। दीदी Fe को तो हम लोहा बोलते हैं, तो हमने इसे फेरस क्यों बोल दिया? तो देखो लोहे के बिना कई सारे होते हैं, जैसे कि फेरस हो गया, फेरिक हो गया, एक में 2 प्लस रहेगा, एक में 3 प्लस रहेगा। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें ना हमारे अपर क्लासेस में है, यानी कि 10th में नहीं, उसके ऊपर वाली क्लासेस में है। जब आगे जा कर के पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, देखो यहाँ फेरस है बट यहाँ पे फेरिक बन गया, Fe तो दोनों जगह पर है। तो ये फेरिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट को हमने गर्म कर दिया, तो ये फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो गया। तो ये पहला वाला पार्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड विल बी प्रकाश अपघटन, 3 तो था ना, तो दूसरा वाला हो गया प्रकाश अपघटन। और ये आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं के तीनों प्रकार को देख रहे हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे फोटोलिसिस। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब ये प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे कि 2AgCl सूर्य के प्रकाश से 2AgS प्लस Cl2 गैसियस में परिवर्तित हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे और स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद तीसरे वाली अभिक्रिया की बात की जाए, देन इट विल बी विद्युत अपघटन, मीन इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या फिर गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित कर देने पर, जो यौगिक होगा उसके गलित अवस्था में हम विद्युत को प्रवाहित कर देंगे, तो ये 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाएगा और विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। धनायन ऋणायन कैथोड एनोड भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें तो बता दी जाएंगी, बाकी ये तो अपर क्लासेस में है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जब अम्लीय जल में, तो देखो 2H2O हमने अम्लीय जल ले लिया और हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, यानी कि इसका विद्युत अपघटन कर दिया, तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। हमें तो पहले से ही पता है कि जल तो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही तो बनता है। इसके बाद सेकेंड वाला हम देखेंगे कि गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। जैसे हम 2KCl को ले लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन करवा देंगे, तो 2 के पोटेशियम कैथोड पर और Cl2 क्लोरीन एनोड पर हो जाएगा। इसके बाद 2 हमारी खत्म हो गई, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। ये सब तो हम उसके पार्ट्स को देख रहे थे। इसके बाद तीसरा वाला होगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन यानी एक को ढकेल करके अपने स्थान ले लेगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, जिसके पास ज़्यादा बल रहेगा, वो जो कम क्रियाशील रहेगा, जिसके पास कम क्रियाशीलता रहेगी, कमजोर रहेगा बेचारा, उसको मोटा तगड़ा वाला पतले वाले को ढकेल देगा और जाके अपने स्थान ले लेगा। तो ये वाली अभिक्रिया हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और ये भी दो प्रकार की होती है। पहली वाली होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला वाला क्या हो जाएगा, ए पॉइंट में आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे कि देखो ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट से ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को हटा देगा, कहेगा चलो हटो तुम यहाँ से, मैं तो तुमसे ज़्यादा क्रियाशील हूँ, यहाँ पे मैं रहूँगा। और इसके पास पावर ज़्यादा है तो ये जा कर के वहाँ पर रहने भी लग जाएगा और कॉपर बेचारे को वहां से हटना पड़ जाएगा। इसीलिए देखो मजबूती का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बी वाली बात की जाए तो इसी प्रकार जिंक तथा लेड भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के यौगिकों से कॉपर धातु को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये जिंक है सॉलिड स्टेज में और कॉपर सल्फेट है एक्वस स्टेज में, और ये बना लेगा हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस स्टेज में प्लस Cu कॉपर विच विल बी इन सॉलिड स्टेज। सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो PbS प्लस CuCl2, इसमें देखो Pb कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को बोलेगा चलो हटो तुम यहाँ से, मैं रहूँगा यहाँ पर। तो ये Pb जो होगा, Pb मतलब जानते हो ना, लेड मतलब शीशा, अरे जिसमें आप हमेशा अपने चेहरे को देख करके सच धस करके क्रीम पाउडर लगा करके स्कूल जाते हो, वही वाला शीशा है ये। सूत्र को जानना तो बहुत जरूरी है। तो ये Pb क्या करेगा, कॉपर को हटा करके Cl2 के पास अपने जुड़ जाएगा और कॉपर बेचारे को वहां से हटना पड़ जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला होगा उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसे कि इंग्लिश में हम बोलेंगे डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और इन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे वो एकल अपघटन अभिक्रिया थी तो यहाँ पे हमारा उभय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों या फिर मूलकों के द्वारा विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनेंगे, तो इसे हम बोलेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया, और इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल देंगे। देखो डबल डिकम्पोजिशन है ना, तो डबल से द्वि हो गया, डिकम्पोजिशन से विस्थापन अभिक्रिया हो गई। उदाहरण के रूप में हम देखें तो सबसे पहला वाला उदाहरण हमारे सामने क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 तथा बेरियम क्लोराइड BaCl2 के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। जैसे हमारे श्वास का विनिमय होता है, एक श्वास अंदर जाएगी तो एक श्वास बाहर आने लगेगी। इसी के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl बनते हैं। ये Na2SO4 हो गया प्लस BaCl2 हो गया, तो यहाँ से हमारा BaSO4 बन गया और Na और Cl यहाँ से निकल के यहाँ बन गया। यहाँ पे अभिक्रिया से पहले सल्फेट जिसका अणुसूत्र है SO4 सोडियम से जुड़ा था, लेकिन अभिक्रिया के बाद ये बेरियम से जुड़ गया, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को दिखा दिया उसी में। इसी प्रकार क्लोराइड अभिक्रिया से पहले बेरियम से जुड़ा था और जब अभिक्रिया हो गई तो सोडियम से जुड़ करके NaCl बना लिया, और इस प्रकार आयनों का विनिमय अदला बदली हो जाता है।
इसके बाद बी वाले की बात की जाए तो इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और पोटेशियम क्लोराइड KCl के विलयनों को मिलाने पर उनके आयनों के विनिमय के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 बनता है। AgNO3 प्लस KCl मिलकर के देगा हमें AgCl, हम यहाँ से मिला देंगे और KNO3 यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद चौथी वाली अभिक्रिया हमारे सामने कौन सी है? तो चौथी वाली अभिक्रिया हमारे सामने है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ में संपन्न होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। ऊष्मा के आधार पर ले लें तो दो प्रकार की हो जाएंगी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकल जाएगी, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा अंदर चली आएगी। क्षेपी मतलब बाहर, शोषी का अवशोषी से अर्थ लो यानी अवशोषण करना, अंदर ले लेना। तो सबसे पहला वाला हमारे सामने क्या है? पहला हमारे सामने है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाए हैं ना, और आप लोग पढ़ भी रहे हो। तो क्या हुआ था, मैं आप लोग को थोड़ी सी बस 1 मिनट लेकर के अपनी कहानी बताती हूँ। मेरे कॉलेज की कहानी है। अब देखो सारे बच्चे 10 से पास होकर के 12 में गए होंगे, पास होकर के तो BSc में नाम लिखवाया होगा। तो सर ने पूछा कि किसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पता है क्या? तो वहाँ किसी को पता नहीं था कि अरे इसको इंग्लिश में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने बोला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो भाई आधा से ज़्यादा क्लास का हाथ उठ गया कि हाँ सर हमें पता है, हमें पता है। तो ऐसी सिचुएशन आपको ना झेलनी पड़ जाए, इसीलिए आपको क्या है थोड़ी बहुत इंग्लिश में साथ में लेते हुए चलो। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कि ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। उदाहरण में ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, इसको हम वायु में जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। कार्बन हो गया ग्रेफाइट, अरे जो पेंसिल में यूज होता है जिससे आप ड्राइंग करते हो, लिखते हो। O2 है गैसियस स्टेज में, बन गया हमारा CO2 प्लस 94 हमारा किलो कैलोरी, एनर्जी भी रिलीज हो गई। तो देखो क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहाँ पे प्लस है, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी हो गई, इसीलिए इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसके बाद दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरा तो हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। वो ऊष्माक्षेपी था, ये ऊष्माशोषी हो जाएगा। वो एक्सोथर्मिक था, इट विल बी इंडोथर्मिक रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कि ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया निम्न ताप पर अस्वतः होती है और उच्च ताप पर स्वतः होती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह या अभिकारकों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। दीदी ऋण चिन्ह तो ठीक है, लेकिन हम धन से क्यों दर्शाएंगे? अरे तो पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इसमें जो ऊष्मा की मात्रा होगी अगर उत्पाद की तरफ दर्शाओगे तो माइनस चिन्ह के साथ दर्शाओगे, लेकिन अगर अभिकारक की तरफ दर्शाओगे तब आपको प्लस चिन्ह के साथ दर्शाना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में बात की जाए तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है और ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन भी हमारे सामने है। रिएक्शन को देखिए, N2 नाइट्रोजन हो गया प्लस O2 ऑक्सीजन हो गया, मिलकर के हमें दे दिया 2NO और माइनस में 45 किलो कैलोरी हमने एनर्जी को दिखा दिया। ये तो देखो हमारे उत्पाद की तरफ है, रिएक्शन यही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन बस ये जो उत्पाद की तरफ माइनस में 45 दर्शाए हो इसे यहाँ अभिकारक की तरफ प्लस में 45 किलो कैलोरी दर्शा दोगे तो या करके ये दोनों आप लिख सकते हो।
दूसरा वाला कार्बन सी गंधक एस, सल्फर को ही हम गंधक भी बोलते हैं, तो इसके साथ क्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड CH2 बनाती है और 20,000 कैलोरी ऊर्जा अवशोषित होती है। जैसे कार्बन है 2S के साथ मिल गया, बन गया हमारा CH2 और इसके बाद 20,000 कैलोरी ऊर्जा हमारी अवशोषित हो गई, कार्बन डाइसल्फाइड हम जिसे बोलते हैं। इसके बाद पांचवा वाला भी हमारे सामने अभिक्रिया है, जो कि क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके आगे आप लोग लिख लेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वास्तव में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता रहता है। इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा। दूसरी बात करें तो किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। तीसरी बात करें तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है। और चौथी बात करें तो किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है। अथवा के रूप में हमारे सामने हम और भी बोल सकते हैं, इस अवधारणा के अनुसार वह अभिक्रिया जिसमें कि किसी परमाणु अणु या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी विइलेक्ट्रॉनीकरण हो जाती है, इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, और अगर अभी तक याद नहीं हुआ हो तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना है। अगला हम देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है संक्षारण, कोरेशन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है। तो संक्षारण को जानो, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या फिर अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। अरे बहुत आसान है, अभी एक एग्जाम्पल दूंगी तुरंत समझ जाओगे। देखो लिखा भी है, उदाहरण के रूप में लोहे पर जंग का लगना, समझ गए ना तुरंत, संक्षारण हो गया। चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना हो गया संक्षारण आदि। संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके, मिश्रित धातु बना करके या फिर अन्य धातुओं की परत चढ़ा करके रोका जा सकता है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला वाला हमारा है विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा वाष्पशील प्रकृति वाले के मंद या फिर धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधी और खाने योग्य नहीं रहते हैं। उदाहरण के रूप में पानी और पनीर खुला रहने पर विकृत गंध देने लग जाते हैं। ज़्यादातर गर्मियों में ऐसा होता है। देखो विकृत गंधिता संक्षारण तो पढ़ना ही है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि संक्षारण से हम वस्तुओं को कैसे बचाएंगे और विकृत गंधिता से कैसे बचाएंगे। तो विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। ए वाला है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ना जा सके। बी वाला है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन। सी वाला है खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटा करके उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। डी वाला है खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा करके
और केवल यही नहीं, ई वाला भी है हमारे सामने, प्रतिऑक्सी कारक, जैसे BHA। BHA का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्यूटाइलिक रिथ हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT ब्यूटाइलिक रिथ हाइड्रोक्सी थालुइन। इसको करके भी तो ये हमारी वन शॉट जो सीरीज थी पहले चैप्टर की, ये एंड हो गई। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अंत में आप लोग को क्या करना है? नहीं, सबसे पहले तो एक थोड़ी सी चीज़ बच गई है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो वो भी मैं आप लोग को किसी अगली वीडियो में बता दूंगी, उसकी भी चिंता आप लोग को नहीं करनी है। अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Also you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care. Bye bye.